नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। रोजाना एक शो लेकर आते हैं जहां पर बात होती है आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज की। जी हां, केवल स्टॉक मार्केट नहीं, केवल शेयर्स नहीं, म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस हो, क्रेडिट कार्ड हो, टैक्स हो या लोन हो, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी यानी आपकी कमाई, आपके निवेश, आपकी बचत और आपके खर्च तक की रणनीति हम आपको इस शो पर बताते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि आप अगर हमसे कोई सलाह चाहते हैं, अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं, तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। और साथ ही अगर यूट्यूब पर लाइव देखते हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। यूट्यूब से याद आया, आप ये शो भी लाइव यूट्यूब पर देख सकते हैं, पुराने शोज भी आप देख सकते हैं और अपने सवाल चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप डाल दें। तो आज की शो में भी हम फोकस करेंगे आपके सवालों के जवाब पर, और उसी में ही से ही हम आपके लिए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर समझाइश भी लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं एक बहुत ही काम की खबर से। जितने भी पीएफ धारक हैं, जितने भी लोगों के यहाँ पर पीएफ अकाउंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ कटता होगा। तो आपके काम की खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने देश भर में करोड़ों ईपीएफओ धारकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है पासबुक लाइट। जी हाँ, पासबुक लाइट फीचर का इस्तेमाल करके यूजर्स यानी आप जो पीएफ धारक हैं, एक क्लिक पर अपने ईपीएफओ पासबुक की सारी जानकारी आप पा सकेंगे। और डिटेल के लिए आपके पास पासबुक पोर्टल वहां मौजूद है, लेकिन अब आपको बार बार लॉगिन करने या जटिल प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कई बार इस वेबसाइट को एक्सेस करना और तमाम जगह पर अपने लॉगिन्स करना थोड़ा सा पेनफुल हो सकता है। तो आप सीधे मेंबर पोर्टल पर जाकर अपनी ये सारी जानकारी संक्षिप्त में देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आपका फिलहाल बैलेंस कितना है, विड्रॉल, एक्यूमुलेशन, ये सभी जानकारियां जो हैं आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ जब कोई एम्प्लॉय एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाता है तो उसका पीएफ भी पुराने खाते से नए खाते में ट्रांसफर होता है। और इस दौरान जो प्रोसेस है उसमें एनेक्स्चर के नाम के फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और ये जो दस्तावेज है पीएफ ऑफिस आपसे शेयर नहीं करते, यानी ये एम्प्लॉइज से शेयर नहीं होता है, कर्मचारियों से शेयर नहीं होता। तो कर्मचारियों को ये तभी मिलता है जब वो खुद जाकर इसकी मांग करते हैं। तो अब ईपीएफओ ने इस प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है, यानी आप खुद ही ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर एनेक्स्चर के का जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नौकरी बदलने के बाद आपको किसी जानकारी के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा एक ही हाथ में। एक क्लिक पर आपको पता चल जाएगा कि आपके फंड्स ट्रांसफर हुए हैं या नहीं हुए हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर ये सारी सुविधा आपको ऑनलाइन जो है वो उपलब्ध होगी। मतलब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपकी पुरानी कंपनी का ट्रांसफर हुआ है, पैसों का ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, जितनी भी ट्रैकिंग होगी, जितने भी क्लेम्स को लेकर आपको जो भी सवाल होंगे वो सब अब उसका निवारण हो जाएगा, क्योंकि पीएफ ने ये काम को डेलीगेट कर दिया है। पहले जो है एक सीनियर ऑफिशियल की जरूरत होती थी, उनके एक्सेप्ट करने पर, उनकी रजामंदी के बाद ही आपके सारे क्लेम्स वगैरह का निर्वाह होता था। लेकिन अब अपनी टीम को बढ़ा दिया गया है, क्लेम्स को भी डेलीगेट कर दिया गया है, तो उसमें भी जो है वो कम समय लगेगा। तो जितने भी पीएफ धारक हैं आपके लिए ये अहम खबर है। और यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं कि पीएफ के रिफॉर्म्स की झड़ी में लगभग ये 3.0 वर्जन जो आप नया देख रहे हैं। लेकिन चलिए अब दर्शकों के सवालों के जवाब शुरू करते हैं देना। हमारे साथ कौस्तुभ बेलापुरकर, डायरेक्टर फंड रिसर्च एट मॉर्निंग स्टार, जुड़ गए हैं। कौस्तुभ, हाय, इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और चलिए सवालों के साथ सबसे पहले रवि सिंह का हम सवाल लेंगे। और ये कह रहे हैं कि इनकी मंथली एसआईपी जो है वो लगभग 20,000 की है, स्टेप अप कर सकते हैं। एचडीएफसी मल्टी कैप 5,000 रुपये, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप का है, इसमें 5,000 रुपये, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज 3,000 रुपये, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप है 3,000 रुपये। और ये कह रहे हैं जियो मिड कैप 50 इनके पास है, जिसमें 4,000 की एसआईपी जा रही है। 1 CR इन 10 years इनका कहना है, बताइए। जी, नमस्ते कविता जी। और जो आपने पोर्टफोलियो शेयर किया रवि जी का,
तो कुछ जो मेरे सुझाव हैं कि उनको क्या चेंज करना चाहिए इस पोर्टफोलियो में। पहले तो जब हम ब्रेकअप देखें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का, थोड़ा-सा ज़्यादा टिल्ट हो गया है मिड और स्मॉल कैप में। तो अभी हाल ही में सिर्फ 40% लार्ज कैप में है और बाकी 60% स्मॉल और मिड कैप में है। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा रिस्क है इनके पोर्टफोलियो में। ये थोड़ा उनको कम करना पड़ेगा। 60 से उनको 40 तक लाना पड़ेगा। तो थोड़ा उनका एसआईपी का जो अमाउंट है, वो जैसे स्टेप अप कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एलोकेशन उनका एसआईपी का अमाउंट जाना चाहिए फ्लेक्सी कैप या लार्ज कैप फंड में, तो ये उनको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जो फंड्स वो होल्ड कर रहे हैं काफ़ी अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये उनको थोड़ा-सा सावधान करना चाहूँगा कि जैसे स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं और उनका 10 साल का हॉराइज़न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे हमने देखा है हाल ही के 1 साल में काफ़ी स्मॉल कैप इंडेक्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, क्योंकि सितंबर पिछले साल के जो हाई बना था उसके बाद करेक्शन आया था, काफ़ी शार्प करेक्शन आया था और अभी थोड़ा वापस बढ़ा है, पर अभी तक 1 साल में नेगेटिव। तो ये ऊपर-नीचे स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स में काफ़ी उतार-चढ़ाव होता है। वो उनको ध्यान में रखना है कि पेशेंस ज़रूर रखना, और स्टेप अप उनको करना पड़ेगा, पर 10% से स्टेप अप वो काफ़ी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से 20 या 25% से अगर उनकी जो अभी 20,000 की एसआईपी हर साल 20 से 25% का स्टेप अप एग्रेसिवली करना पड़ेगा, फिर ही जाकर उनके 10 साल में उनका जो जमा राशि उनको चाहिए वो प्राप्त हो सकती है। चलिए, तो आपने फ़िलहाल ये सवाल का जवाब दिया है और हाँ, डाइवर्सिफ़ाइड होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नज़रिया आपका भले जितना भी लंबा हो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन का, कहीं न कहीं डाइवर्सिफ़ाई होने से आपकी रिस्क कम होगी और मेरे ख़्याल से बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके का एक्सपोज़र सही तरह के मार्केट कैप में भी रखें। कमोबेश एसआईपी कितनी बढ़ानी होगी? वैसे 10% की स्टेप अप करने की बात कर तो रहे हैं कौस्तुभ। जी, मुझे लगता है जैसे हम गणित करें तो 20 या 25% हर साल उनको थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ेगा, उनका एसआईपी अमाउंट बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो जो उनको जमा राशि चाहिए 10 साल के बाद वो काफ़ी, उनका जो आस्क है वो काफ़ी है। तो अगर उनको वो मीट करना है, वो 2 हिसाब से कर सकते हैं। पहले तो वो अपना होराइज़न अगर बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिर वो ज़्यादा टाइम मिलता है उनको मार्केट में और वो कंपाउंडिंग होता है। पर अगर 10 साल का ही होराइज़न है, तो फिर उनको 20 या 25% हर सालाना बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोल की प्राप्ति में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। रवि सिंह का हम सवाल यहाँ पर ले रहे थे लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पर विश्वजीत का है। 50 से 60 लाख का टारगेट है बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। पोर्टफोलियो आपको चेक करने की रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं। एसबीआई का मिड कैप है, 1500 रुपये की एसआईपी 7 साल पूरे हो चुके हैं। फिर यूनियन का फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप भी है इनके पास और इन्होंने मेरे ख्याल से मिड कैप कह रहे हैं, शायद ये मल्टी कैप नहीं है, मिड कैप है इनके पास। और बंधन का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है और इनको एसआईपी नहीं भी करनी है 5000 रुपये की। और किस फंड में करें? लमसम गोल्ड ईटीएफ में भी ये निवेश करना चाहते हैं लगभग 1 लाख का। जी। तो इस पोर्टफोलियो को थोड़ा बारीकी से हम थोड़ा परखते हैं। राइट। कविता जी, पहले तो जैसे हम एलोकेशन की बात करते हैं, वापस इसी पोर्टफोलियो में हमें दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप है, और ये हाल ही में क्योंकि कुछ सालों में मिड स्मॉल कैप में इतना चढ़ाव आया है कि काफ़ी निवेशकों ने ज़्यादा पैसा मिड और स्मॉल कैप में डाला, और ये वापस ये याद रखना कि आपका 10-15 साल का भी होराइज़न हो, आपके रिस्क लेने की क्षमता भी हो, तो 30 या 40% से ज़्यादा टिपिकली हम मिड स्मॉल कैप में रिकमेंड नहीं करते हैं, और अभी उनका जो पोर्टफोलियो है अराउंड 55% मिड स्मॉल कैप में है, तो ये उनको ज़रूर थोड़ा नीचे आके लाना है। दूसरी बात जो है, जो फंड्स हैं उनके पोर्टफोलियो में, मेरे हिसाब से कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे उनको। जैसे कुछ-कुछ फंड्स में अभी हाल ही में ही फंड मैनेजर पिछले 1-2 सालों में चेंज हुए हैं, जैसे यूनियन के जो फंड्स हैं, उनके फंड मैनेजर्स चेंज हुए हैं, काफ़ी नए फंड मैनेजर्स हैं, तो इस हिसाब से मुझे लगता है यूनियन के फंड से एनीवेज़ जो रीएलोकेशन करना चाहते हैं मिड कैप से इनटू फ्लेक्सी कैप,
तो यूनियन के फंड से वो निकाल के कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाल सकते हैं। जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप हुआ, जो रोशी जी मैनेज करते हैं, काफ़ी बढ़िया फंड है, तो उसमें वो पैसा डाल सकते हैं। दूसरी जो बात हुई उनकी गोल्ड एलोकेशन की, अ, तो मुझे लगता है उनको एक लमसम में तो ज़रूर नहीं डालना चाहिए। और दूसरी बात है गोल्ड की, वापस हाल ही में कुछ सालों में गोल्ड का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है और निवेशक काफ़ी उत्सुक हैं कि अभी गोल्ड इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डालें। तो मैं ये चेतावनी देना चाहूँगी, गोल्ड डिवर्सिफ़ायर बहुत ही बढ़िया है पोर्टफ़ोलियो में। अगर आप 5 या 10% अपने पोर्टफ़ोलियो में आप ऐड करें, तो वो जो हम बोलते हैं कि इक्विटी अगर वॉलेटाइल है, तो गोल्ड भी वॉलेटाइल होता है, पर वो नेगेटिव कोरिलेशन होता है। तो अगर इक्विटीज़ ऊपर गया, तो गोल्ड फ्लैट रहता है या नीचे जा सकता है। पर जब इक्विटीज़ नीचे होते हैं, तभी गोल्ड अच्छा डिवर्सिफ़ाई कर सकता है। पोर्टफ़ोलियो ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव करते हैं इनके प्राइसेज़ कभी-कभी, तो कोरिलेशन कम रहता है। तो डिवर्सिफ़िकेशन के हिसाब से 5 या 10% अगर आप लेंगे तो बहुत बढ़िया है। पर आप उस हिसाब से मत लीजिएगा कि गोल्ड ने पिछले 3-4 सालों में इतना बढ़िया रिटर्न दिया है, तो आगे जाके भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। वो आप उम्मीद मत रखिएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होगा। तो थोड़ा-सा वो आपको सोचना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लमसम के बजाय अगर वो 6 महीने का एसआईपी कर दे गोल्ड ईटीएफ में, बहुत ही बढ़िया होगा। और दूसरी बात ये भी याद रखना है कि उनका जो बंधन मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काफ़ी एसेट क्लासेस में निवेश करता है, जैसे फिक्स्ड इनकम हो गया, इक्विटीज़ तो है ही। तो इस फंड में गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ का भी 12.5% का एक्सपोज़र है टोटल। तो उनको थोड़ा-सा अपने पोर्टफोलियो में ऑलरेडी एक्सपोज़र मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ्स का। तो इसी हिसाब से जैसे मैंने बोला, अगर 5-10% लेना है, तो वो गणित करके ही अपना निवेश कीजिएगा। उससे ज़्यादा मत कीजिए और पेशेंस करके इन्वेस्ट कीजिएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि अगले 2-3 साल में वैसे ही पिछले 3 सालों का रिटर्न आने वाला है। ये मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, काफ़ी विस्तार से आपने इनको सलाह दे दी है और बहुत अच्छी बात है कि ये अब दूसरे एसेट क्लासेस में भी अपने निवेश को कंसिडर कर रहे हैं। तो कौस्तुभ, उम्मीद करते हैं कि विश्वजीत को अपनी सलाह मिल गई हो सवाल को लेकर। लेकिन हर्ष का सवाल लेते हैं, मुंबई से हैं ये। अपना सवाल जो भेजा है उसमें अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू ये करवाना चाहते हैं। 38 साल की इनकी उम्र है, टारगेट 3 करोड़ का है 15 साल में। फिलहाल जो वैल्यू है पोर्टफोलियो की वो लगभग 16 लाख रुपए की है और करंट जो इनकी एसआईपी चल रही है 10,000 की पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और सेम अमाउंट की टाटा स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में चल रही है। कह रहे हैं कि 15,000 रुपये और एसआईपी ऐड करना चाहते हैं और उसके लिए किस फंड में ये पैसे डालें, कंटिन्यू करें, क्या सेम फंड्स में एसआईपी को बराबर इक्वली डिवाइड कर दें अमाउंट को, या कोई नया फंड शुरू करें, और क्या इनका पोर्टफोलियो अच्छे से डाइवर्सिफाइड है या नहीं। बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछे हैं हर्ष, और मेरे ख्याल से 3 करोड़ का टारगेट थोड़ा सा अग्रेसिव होगा कौस्तुभ। इनको निवेश तो यकीनन बढ़ाने की ज़रूरत है अमाउंट को, क्या कहेंगे? जी कविता जी, तो पहले वापस अगर हम इनके पोर्टफोलियो को परखें, तो देखेंगे कि इस पोर्टफोलियो में भी मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। कुछ 55% के करीब है, तो ये भी उनको थोड़ा नीचे लाना है। और ये अच्छी बात है कि वो एक नए एसआईपी का सोचते हैं। तो अभी ऑलरेडी उनका 40,000 का एसआईपी चल रहा है और 15,000 का एसआईपी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो उनके फंड्स हैं पोर्टफोलियो में, काफ़ी अच्छे हैं। 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं, काफ़ी बढ़िया, पराग पारेख और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप भी काफ़ी बढ़िया फंड है। पर मैं बस यही वापस आज जी को बताना चाहूँगा कि हाल ही में ये फंड ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, अगर आप पीयर ग्रुप के हिसाब से देखें, बाकी मिड कैप फंड्स के हिसाब से। पर ये याद रखिएगा कि हर फंड मैनेजर, हर फंड का एक अच्छा टाइम आता है, एक बुरा टाइम आता है। तो ये वेल मैनेज फंड है, नो डाउट। पर ऐसा ही आउट परफॉर्मेंस सालों-साल हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो उनको वो भी थोड़ा एक्सपेक्टेशन मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ, बढ़िया फंड है, पर ऐसे भी साल आ सकते हैं जिस सालों में ये फंड दूसरे मिड कैप फंड के हिसाब से थोड़ा इतना अच्छा नहीं करे। पर वो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं अगर वैसा हुआ भी, क्योंकि मार्केट साइकिल के हिसाब से वो फंड अच्छा करेगा, वेल मैनेज फंड है। और टाटा स्मॉल कैप भी काफ़ी वेल मैनेज फंड है। तो इन चारों फंड्स के हिसाब से उनको जो 15,000 का एसआईपी है, मेरे
उनको क्या करना है कि जो उनके 2 फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें वो हाफ हाफ एलोकेशन 7,500 दोनों फंड में एडिशनल एसआईपी कर सकते हैं। उस हिसाब से उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड तो ऑलरेडी है, पर उनका जो मार्केट कैप का एक्सपोज़र है, वो थोड़ा करेक्ट हो जाएगा। तो पहली बात। दूसरी बात जो है, उनका जो गोल है 3 करोड़ का 15 साल में, मुझे लगता है कि उनको स्टेप अप तो करना चाहिए, ज़रूर, पर इतना एग्रेसिव स्टेप अप की ज़रूरत नहीं है। वो 10-15% भी साल में करें और हमारी सबकी जैसे आमदनी बढ़ती है, हमें निवेश का भी अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। वो हर निवेशक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से अगर 10-15% भी वो बढ़ाएँगे अपना एसआईपी हर साल नेक्स्ट 15 सालों के लिए, वो काफ़ी आराम से अपना 3 करोड़ का गोल 15 सालों में अचीव कर सकते हैं। बट थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और रेगुलर पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग ज़रूर करना चाहिए। एंड एंड स्टेपिंग अप जैसे हमने बात की 10-15% से वो काफ़ी आराम से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अंकित वर्मा का हम सवाल लेंगे और ये अंकित कह रहे हैं कि इन्होंने क्वांट का स्मॉल कैप फंड ले रखा है। 3,000 रुपए की एसआईपी इसमें है। बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड है, 1,000 रुपए की एसआईपी इसमें चल रही है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है 1,000 रुपए, बंधन का स्मॉल कैप 1,000 रुपए और इन सब फंड्स में मंथली एसआईपी जो है 15 साल तक ये करते रहेंगे। क्या कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है? हर साल स्टेप अप भी ये करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। अंकित, थैंक यू, डिटेल्स आपने अपनी दे दी हैं, बट मुझे अभी भी ये नहीं पता कि 15 साल में इनको कितना इकट्ठा करना है। तो आप मेरे ख्याल से एक रफ कैलकुलेशन बता दीजिएगा कॉस्ट के कितना इकट्ठा कर पाएंगे। और दूसरा, अपने निवेश को हालांकि बढ़ाएंगे, लेकिन कितना बढ़ाएंगे वो भी हमें जानना है। बैंक ऑफ इंडिया का ईएलएसएस है, अब आई एम नॉट श्योर कि ये ओल्ड टैक्स रिजीम में इन्वेस्टेड है, क्योंकि अगर इन्वेस्टेड नहीं है तब तो वहाँ से निकल कर वो 1,000 रुपये भी किसी बेहतर फंड में लगाए जा सकते हैं, राइट? तो उसको एक रिव्यू करना होगा। मेरे पास क्लैरिटी नहीं है उस पर, लेकिन आप सलाह दोनों तरीके से दे दीजिए। जी, ज़रूर कविता जी। तो पहले तो इस पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो पिछली पोर्टफोलियोज़ के हिसाब से तो ये ज़्यादा एग्रेसिवली पोज़ीशन्ड है, क्योंकि 75% जो अभी एलोकेशन है मिड और स्मॉल कैप्स में है, क्योंकि उनका जो 6,000 का एसआईपी है उसमें से आधा एसआईपी अभी एक स्मॉल कैप फंड में जा रहा है। तो काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है और 15 साल का जैसे वो बोले निवेश होराइज़न भी हो, 30 या 40% से ज़्यादा मिड और स्मॉल कैप एलोकेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लार्ज कैप ऑलवेज बढ़िया एंकर रहता है अपने पोर्टफोलियो में और वो हर टाइम पे रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से पहले तो उनको ये काम करना है कि उनको ये एलोकेशन डेफिनिटली 30 या 40% तक नीचे लाना है। वो 2 तरीके से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से उनका जो क्वांट स्मॉल कैप का एक्सपोज़र है वो रिड्यूस या एग्ज़िट कर सकते हैं। नया एसआईपी फ्लेक्सी कैप फंड्स में डाल सकते हैं। और एक दूसरी बात जो है, बैंक ऑफ इंडिया एलएसएस टैक्स अगर उनका लॉक इन पीरियड जो है 3 साल का वो खत्म हो गया है, वो भी मेरे हिसाब से उनको एग्ज़िट करना चाहिए। अभी हाल ही में इस पोर्टफोलियो मैनेजर्स का लास्ट 2-3 सालों में चेंज हुआ है, तो और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं जो वो निवेश कर सकते हैं। वो वापस वो पैसा फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में से वो उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। वो हुई उनके पोर्टफोलियो रीएलोकेशन की बात। दूसरा जो है, उन्होंने अभी तो 6,000 रुपए का निवेश चल रहा है। मेरे हिसाब से अभी हमें पता नहीं उनका 15 साल के टाइम पे उनको कितना जमा पूंजी चाहिए। पर मेरे हिसाब से अगर वो कंजर्वेटिवली भी अगर 10-15% से वो अपना निवेश बढ़ाएँ, तो काफ़ी अच्छी जमा पूंजी उनके लिए जम सकती है। पर वो कंसिस्टेंटली उनको हर साल बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो और ज़्यादा बढ़ा सकें, अगर उनकी आमदनी बढ़ रही है, तो ज़रूर आप कोशिश कीजिए जितने से जितना आप सेव कर पाएँ, निवेश कर पाएँ, प्लीज़ कीजिएगा, क्योंकि आपके ही काम में आएगा, जैसे आप अपने गोल 15 साल बाद आपको गोल मीट करना हो तो। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर राम कुमार का सवाल लेंगे। ये यूएई में रहते हैं और मंथली एसआईपी जो कर रहे हैं वो निपॉन इंडिया के सेंसेक्स इंडिया फंड में है, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में है, पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप में है
और HDFC फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया ग्रोथ में है, SBI स्मॉल कैप, टाटा स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप में है और SBI इंटरनेशनल एक्सेसेस भी इनके पास है US इक्विटी और करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 30 लाख है और 10 करोड़ इनको 18 साल में बनाने हैं। क्या किसी भी तरह का एडिशन ज़रूरी है? 10 लाख रुपए इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डाल रखे हैं, 12 लाख इनके पास डायरेक्ट इक्विटी में भी हैं। कौस्तुभ जी, पहले तो मुझे लगता है पोर्टफोलियो काफ़ी काफ़ी अच्छा है इन द सेंस कि नंबर ऑफ फंड्स हैं ज़्यादा पर उन्होंने अच्छा मिक्स लिया हुआ है। कुछ पैसिव फंड्स हैं जैसे लार्ज कैप में उन्होंने दोनों सेंसेक्स इंडेक्स फंड और एक नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स जो स्मॉलर लार्ज कैप्स होते हैं 50 फर्स्ट टू 100 तो वो अच्छा मिक्स हो गया लार्ज कैप में और वो पैसिव रूट उन्होंने यूज किया है और फिर एक्टिव फंड्स बाकी के एक्सपोजर लेने में तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा उनका पोर्टफोलियो के फंड्स है। जस्ट एक आध कमेंट जो है पहले तो अगर हम मार्केट कैप एलोकेशन देखें मोटा मोटी ठीक है, थोड़ा सा 3-5% वो मिडिल स्मॉल कैप में ओवर एलोकेटेड है पर वो आई थिंक रीएडजस्ट हो जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ज्यादा उनको वो उस पर ध्यान नहीं देना है पर जो उनको मुझे लगता है जरूर करना चाहिए उनके उनका गोल है काफी बड़ा गोल है 18 साल उनकी अभी एसआईपी की अमाउंट भी काफी अच्छी है तो पर अगर वो एग्रेसिवली हर साल 10-15% एसआईपी वापस इसी रेंज में बढ़ाएं तो काफी आराम से उनका गोल मीट हो सकता है। तो गोल बड़ा बड़ा लगता है पर क्योंकि उनके पास टाइम है 18 सालों का ऑलरेडी एसआईपी अमाउंट तकरीबन 1 लाख के करीब है 95,000 तो वो अगर 10-15% भी बढ़ाएंगे वो काफी आराम से अपना गोल मीट कर सकते हैं। बट और एक दो चीज है जो उनको जरूर याद रखनी है और ये सब निवेशकों के लिए जाता है कि जैसे अब हम गोल प्लानिंग करते हैं हम सोचते हैं कि ठीक है आज हमने काफी एक्विटी हैवी हमने जो पोर्टफोलियो देखे काफी एक्विटी हैवी क्योंकि 10-15 साल का होराइजन है और हम उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं। पर जैसे जैसे हम गोल के तरफ बढ़े हमें एक्विटी जो गुड रिटर्न एसेट क्लास है पर ये काफी उतार चढ़ाव हमने देखा हुआ है तो वो उनको धीरे धीरे उसका प्रोपोर्शन कम करना हो। जैसे 18 साल के 5-6 साल पहले अगर अभी 100% हो तो धीरे धीरे 100 से 90 या 80 लेके नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि फिर ही आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जैसे आपका गोल का डेट पास आएगा आपको ये नहीं चाहिए कि मार्केट वॉलेटाइल हो जाए और आपका कैपिटल नीचे गिर जाए और आपका गोल की जो राशि थी आपकी शायद बन गई थी पर अभी नीचे आ गई है क्योंकि मार्केट गिर गया और आपको फिर वापस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये हर निवेशक को जरूर ध्यान रखना है कि आप जैसे आप पास आए आप अपना इक्विटी प्रोपोर्शन कम करके फिक्स्ड इनकम जैसे एसेट क्लासेस में थोड़ा थोड़ा पैसा रिएलोकेट करते जाएं। और राइट, चलिए तो यहाँ पर आपने सवाल का जवाब तो इनको दे दिया है और बहुत ज़रूरी है कि निवेशकों को ये समझना कि कई बार ऐसा होता है ना कौस्तुभ कि आपने लंबी अवधि का गोल तो लाइन अप करके रखा हुआ है लेकिन फंड्स को ट्रैक करना भूल जाते हैं दर्शक या अगर जो करते हैं तो वो मेरे ख्याल से हर महीने करते हैं। तो भले ही आपके लक्ष्य जैसे कि इन भाई साहब का लक्ष्य 18 साल का है, देखिए अब 18 साल तक तो एक फंड में ये रुके नहीं रहेंगे, उनको रिव्यू करते रहना होगा। उसके लिए भी एक क्विक टिप अगर आप दे दें। जी, ज़रूर। तो मेरे हिसाब से आपने बहुत सही बात की कि रिव्यू करना है, पर एक्शन क लेने की ज़रूरत ऐसा कोई फ़ोर्स्ड एक्शन नहीं ज़रूरी है। पर ये ज़रूर देखना है कि आपका जो पोर्टफ़ोलियो है, हर एट लीस्ट वन्स अ ईयर और 6 मंथ्स उससे ज़्यादा नहीं। आप अगर रिव्यू करेंगे कि जैसे अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आपको थोड़ा एलोकेशन कम करना है, जैसे शायद स्मॉल कैप का एलोकेशन बहुत ज़्यादा हो गया या इक्विटी का एलोकेशन ही ज़्यादा हो गया या कोई फंड में फंड मैनेजर चेंज हो गया है, तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि अभी जो नए फंड मैनेजर आए हैं, वो वैसे ही उसी हिसाब से फंड रन करेंगे कि कुछ बदलाव लाएँगे और वो आपके पोर्टफोलियो के लिए सही नहीं है। तो ये रिव्यू का जो प्रोसेस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रिव्यू कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हर साल कुछ चेंज होगा, पर ये जैसे हम बोलते हैं ना कि हम हेल्थ चेकअप तो ज़रूर कराते हैं, हर साल में 1 बार तो करते हैं।
शायद कुछ दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर चेकअप तो क ज़रूरी है ना, तो वैसे ही पोर्टफोलियो रिव्यू तो करना ही पड़ेगा। फिर ही आपको आराम से आप आपके गोल आप मीट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए मेरे ख्याल से आज का पेशकश का हमारा समय यहीं समाप्त हुआ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कौस्तुभ, आप जुड़े हमारे साथ और दर्शकों के धन्यवाद। सवालों के जवाब भी दिए। और जाते-जाते दर्शकों को बता दें कि इस शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। हम आपको आपके रणनीति पर सलाह दिलवाते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए। करना बस आपको इतना है कि अपने सवाल व्हाट्सएप कर देने हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल दीजिए। नमस्कार।